नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान पशु परिचर का मॉडल पेपर नंबर 13 लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्नों का अध्ययन कराया जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अपना आ जाएगा पहला प्रश्न। क्या आ जाएगा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? जो राजस्थान संघ है यानी द्वितीय चरण। कौन सा चरण? जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण जिसका निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव कोटा को, करौली के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा को या सिरोही के महाराजा को? किसे बनाया गया दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। किसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, महाराव कोटा। कौन सा? महाराव कोटा। कोटा के राजा महाराव जी को द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। दोस्तों अगर राजस्थान संघ की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी कोटा। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी कोटा थी। इसमें कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया था? 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया था और एक ठिकाना सम्मिलित किया गया था। 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना क्या हो जाएगा? ठिकाना हो जाएगा कुशलगढ़। क्या हो जाएगा? ठिकाना कुशलगढ़। अगर 9 रियासतों की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? 9 रियासतें बाबू जाड़ू की को पसाटो, बाबू जाड़ू की को पसाटो, बाबू जाड़ू की को पसाटो, बाबू जाड़ू की को पसाटो। बास से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बुंदी, जा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, की से हो जाएगा किशनगढ़, को से हो जाएगा कोटा, प से हो जाएगा प्रतापगढ़, सा से हो जाएगा शाहपुरा और टो से हो जाएगा टोक। यानी 9 रियासतों के साथ प्लस एक ठिकाना मिलकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी कोटा थी। अगर पीएम की बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनके पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुलाल आसवा प्रधानमंत्री है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? गोकुलाल आसवा का जन्म हुआ था शाहपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? शाहपुरा में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराव कोटा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दो क्या है? प्रश्न नंबर 2 है कि गुंगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जो गुंगरी है और केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मैदानी क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से, मरुस्थलीय क्षेत्र से या मेवात क्षेत्र से? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है गुंगरी और केवड़ा? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। अगर दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में अन्य लोकगीत भी प्रसिद्ध है। अन्य लोकगीत की बात करें अपन तो अन्य लोकगीत भी प्रसिद्ध है, जैसे मूमल की बात करें, मूमल हो जाएगा, कुरंजा हो जाएगा, कुर्जा हो जाएगा, सुपाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपाना हो जाएगा। एक हो जाएगा अपने पीपली की बात करें अपन, पीपली हो जाएगा, कागा हो जाएगा, पीपली, कागा, घुंगी, केवड़ा, ये आदि मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित लोकगीत है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का सबसे कम तहसीलें वाला जिला कौन सा? कितनी तहसीलें? उसमें मात्र 3 तहसीलें ही है। कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। कौन कौन सी हो जाएगी? मौजमाबाद, कौन सी? मौजमाबाद, कागी और दुद्दू। कौन सी? 3 तहसीलों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? दुद्दू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दुद्दू हो जाएगा। राजस्थान की सबसे कम तहसीलों वाला जिला हो जाएगा दुद्दू। प्रश्न नंबर 4 क्या है? किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क स्थित है? किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क स्थित है? बालोतरा में, बाड़मेर में, चुरू में या जैसलमेर में? किसमें हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर बताओ, किसमें हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर जिले के कौन से गांव में? जैसलमेर जिले के आकल गांव में। कौन से गांव में? आकल गांव में स्थित है। इसी आकल गांव की अगर बात करें या इसी आकल गांव की बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन लकड़ी प्राप्त हुई थी। लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए थे। सबसे प्राचीन लकड़ी के क्या हुए थे? अवशेष प्राप्त हुए थे।
सबसे प्राचीन लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए थे? विश्व की सबसे प्राचीन लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए थे? कहां पर प्राप्त हुए थे? नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क, जो कहां पर है? जैसलमेर के आकल गांव में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, संकट काल में कौन सा दुर्ग जो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल बन जाता है? कौन सा दुर्ग जो मेवाड़ के राज्य परिवार का आश्रय स्थल यानी शरण स्थली बन जाती है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ या नागदा? दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल बन जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने क्या कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल ने क्या कहा? यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पे है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर जिसको देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? जो रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का कौन सा महल? जल महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 4, सराड़ा का पानी बावड़ी, बाठुंडा का कुआं बालोतरा, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग जालरा जोधपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाटुंडा का कुआं बालोतरा। कौन सा कुआं? बाटुंडा का कुआं बालोतरा, जो रेगिस्तान का जल महल है बाटुंडा का कुआं बालोतरा में। पूर्व में बात करें तो पूर्व में ये बाड़मेर में था। कहां था? पूर्व में ये बाड़मेर में था। लेकिन अभी वर्तमान में कहा है? अभी वर्तमान में बालोतरा में। वर्तमान में कहां पर है? बालोतरा में। बाटुंडा का कुआं बालोतरा में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, कलीला दामना क्या है? कलीला दामना क्या है? कलीला दामना क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, या अजमेर दरगाह के देगों के नाम, या इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों का नाम। क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा कलीला दामना का। ऑप्शन नंबर 7 का, प्रश्न नंबर 7 है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 की ओर कि राजस्थान के किस अचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान के किस अचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है? शेखावटी प्रदेश को, हाड़ौती प्रदेश को, माही के मैदान को, या बनास बेसिन को? किसको कहा जाता है बागड़ का प्रदेश? बताओ दोस्तों, किसे कहा जाता है बागड़ का प्रदेश? बागड़ का प्रदेश कहा जाता है शेखावटी प्रदेश को कहा जाता है। शेखावटी प्रदेश को कहा जाता है। अगर शेखावटी प्रदेश की जिलों की बात करें, अगर दोस्तों शेखावटी प्रदेश में अगर अपन जिलों की बात करें तो जिले क्या क्या हो जाएंगे? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। दोस्तों याद रखना, आप शेखावटी क्षेत्र में आ चुका है। नीम का थाना नया जिला बना हुआ है और शेखावटी प्रदेश में आता है, और शेखावटी प्रदेश को हम बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बात करें दोस्तों, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है बागड़ प्रदेश के साथ ही वागड़। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि वागड़ क्षेत्र कौन सा है? वागड़ क्षेत्र की बात करें तो वागड़ क्षेत्र, बागड़ और वागड़ में क्या फर्क है? बागड़ में आता है शेखावटी प्रदेश, जबकि वागड़ में क्या आता है? वागड़ में आता है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र वागड़ क्षेत्र में आता है। जबकि बागड़ क्षेत्र की बात करें तो नीम का थाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये किसमें आता है? ये बागड़ प्रदेश में आता है, जिसे हम शेखावटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या है? राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था, किसके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य जब खानवा का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? 13 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 16 फरवरी 1527 को, या 18 फरवरी 1527 को? कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को। किसने लड़ा था? सांगा वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। किसके मध्य युद्ध हुआ था? सांगा वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध हुआ था।
यह युद्ध कहाँ हुआ था? यह युद्ध हुआ था जो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? यह हुआ था अपने रूपवास तहसील पे, रूपवास तहसील, रूपवास तहसील पे हुआ था। रूपवास तहसील जो वर्तमान में कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है? जो रूपवास तहसील है वो भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले पे। अगर पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ, तो पूछा जाए, अगर एग्जाम में पूछ ले कौन सी नदी के किनारे स्थित है खानवा का युद्ध, यानी खानवा का जो युद्ध हुआ था वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। तो अपने प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 1527। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मार्च 1527। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? दोस्तों अगर प्रश्न पूछे, यहाँ प्रश्न क्या पूछा? अंतिम संधि करने वाला कौन सा राज्य था? जबकि सबसे पहले किसने संधि की थी? सबसे पहले संधि की थी किसने की थी? करौली के शासक, करौली के शासक किसने? करौली के शासक हरबख्श पाल सिंह ने, हरबख्श पाल सिंह ने की थी, हरबख्श पाल सिंह ने की थी सबसे पहले संधि की थी हरबख्श पाल सिंह ने की थी, जो करौली के शासक थे। जबकि सबसे अंत में संधि करने वाले कौन थे? सिरोही के शासक थे। कौन थे? सिरोही के शासक शिव सिंह थे। कौन थे? सिरोही के शासक शिव सिंह थे। कब की थी इन्होंने? 11 सितंबर 1823 को की थी। जबकि सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले इन्होंने की थी कब की थी? 9 नवंबर को की थी 1817 में, 9 नवंबर 1817 को की गई थी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही, जिसने सबसे अंत में संधि की थी EIC के साथ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 स्वामी दयानंद क्या है? प्रश्न नंबर 11 स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राज के अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में राज के अतिथि के रूप में आए थे 1865 ईस्वी में। तो कब आए थे और किसने बुलाया था? और कब आए थे? जयपुर में आए थे, जैसलमेर में आए थे, करौली में आए थे या उदयपुर में आए थे? कहाँ आए थे दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले आए थे करौली जिले में आए थे। कहाँ आए थे? करौली जिले में आए थे। किसके आग्रह पर आए थे? ये आए थे मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल के आग्रह पर आए थे। करौली के राजा मदन पाल के आग्रह पर आए थे। अगर बात की जाए स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 पे आए थे, करौली में आए थे मदन पाल जी के आग्रह पे। दोस्तों इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने उदयपुर में एक सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की स्थापना की थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि धार्मिक सुधार। जिसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार। बात की जाए कब की थी, तो 27 फरवरी को अगर तारीख पूछ ले तो तारीख क्या होगी? 27 फरवरी 1863 को। 27 फरवरी 1863 को इन्होंने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। इनके द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना के जनक भी कौन माने जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई है? जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डूंगरपुर। डूंगरपुर के साथ ही बांसवाड़ा जिले में भी रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई है। तो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले याद रखना आप कि जिन्होंने रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हो जाएगी? अलवर में, दौसा में, पाली में या झुंझुनू में? किस जिले में स्थित हो जाएगी? उदयनाथ की पहाड़ियां अपना अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। अलवर जिले की कौन सी तहसील में? अलवर जिले की थानगंजी। कौन सी तहसील में? थानगंजी तहसील में। थानगंजी तहसील में। कौन सी तहसील में? थानगंजी तहसील में स्थित है। अलवर की पहाड़ियों की जो उदयनाथ की पहाड़ियां है, उदयनाथ की पहाड़ियां थानगंजी तहसील में स्थित है। और अलवर की थानगंजी तहसील में स्थित है। कौन सी तहसील में? थानगंजी तहसील में स्थित है। बात करें दोस्तों
इसी अलवर की जो उदयनाथ अलवर की थानगंजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो यहाँ से उद्गम होता है, कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? अगर पूछे अपन से कि एग्जामिनर अपन से पूछ ले कि उदयनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ से होता है एक तो रूपारेल नदी का उद्गम। कौन सी नदी का उद्गम? रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम? रूपारेल नदी का उद्गम होता है यहाँ से उदयनाथ की पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवर। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या है? किस मंदिरों के खंभों का अजायबघर भी कहा जाता है? किस मंदिरों को खंभों का अजायबघर भी कहा जाता है? मंदिरों को खंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर देलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा अपने जैन मंदिर रणकपुर। जैन मंदिर रणकपुर कौन सा हो जाएगा? जैन मंदिर रणकपुर, जो कहाँ पर है? जो है अपने पाली जिले में। जो कहाँ पर है? जैन मंदिर रणकपुर, जो पाली जिले पर है। कौन सी नदी के किनारे यह है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये मथई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मथई नदी के किनारे स्थित है। जो जैन मंदिर है रणकपुर का वो कहाँ पर है? पाली में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मथई नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन मंदिर रणकपुर। बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर। जो काठ का रेन बसेरा महल स्थित है, काठ का रेन बसेरा महल स्थित कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, झालावाड़ में या अजमेर में? कहाँ पर स्थित हो जाएगा काठ का रेन बसेरा महल? यह हो जाएगा अपना झालावाड़ जिले में हो जाएगा। कौन से जिले में हो जाएगा? झालावाड़ जिले में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो कौन सी शैली के चित्रकार हो जाएंगे? ये हो जाएंगे किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। दोस्तों किशनगढ़ शैली की बनी ठनी भी प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी भी प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर अन्य चित्रकारों की अगर अपन बात करें, अन्य चित्रकार कौन हो जाएंगे? अन्य चित्रकार की अपन बात करें तो नागरीदास यहाँ के नागरीदास भी बहुत प्रसिद्ध है चित्रकारी में। मोर ध्वज हो जाएंगे। एक हो जाएंगे अपने रामनाथ हो जाएंगे, सीताराम, लाडली दास, नागरीदास, मोरध्वज, रामनाथ, सीताराम, निहाल चंद, ये सभी किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीशोल समूह की मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीशोल समूह की मृदा पाई जाती है? दोस्तों एंटीशोल मृदा कौन सी मृदा होती है? ऐसी मृदा जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, रेगिस्तान क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अर्थात ये ऐसी मृदा होती है, ये अपरिपक्व मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? अपरिपक्व मृदा। कौन सी मृदा होती है? अपरिपक्व मृदा होती है। अनउपजाऊ मिट्टी बोल सकते हैं, अनउपजाऊ मिट्टी, अपरिपक्व मृदा। जो कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलती है? यह मिलती है अधिकतर पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अधिकतर पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलती है एंटीशोल मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? मेंजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? मेंजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? बनास नदी पर, कोठाई नदी पर, पार्वती नदी पर या मेज नदी पर? कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगा? तो मेंजा बांध अपने कोठाई नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगा? कोठाई नदी पे। और कोठाई नदी कहाँ पर है? वर्तमान में कोठाई नदी भीलवाड़ा जिले में। वर्तमान में कोठाई नदी कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसी मेंजा नदी पर मेंजा की पाल पर, कहां पर? मेंजा की पाल पर मेंजा पार्क बनाया गया। मेंजा की पाल पर मेंजा पार्क बनाया गया है। जो मेंजा नदी है, मेंजा नदी पर कौन सा पार्क बनाया गया? मेंजा पार्क बनाया गया है, जो वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में है। कौन सी नदी पर? कोठाई नदी पर है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोठाई नदी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बनास नदी वर्तमान में कितने जिलों में प्रवाहित होती है? बनास नदी वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिले, 5 जिलों, 7 जिले या 8 जिले में? कितने जिलों में प्रवाहित होती है बनास नदी राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 7 जिलों में प्रवाहित होती है। बनास नदी का अगर उद्गम की बात करें दोस्तों, अगर उद्गम की बात करें तो ये कहां से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से। कहां से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी कहां पर है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में। और बनास नदी राजसमंद होते हुए कहां से? ये राजसमंद पहले राजसमंद में बहती है। राजसमंद के बाद में
चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा, केकड़ी, केकड़ी और शाहपुरा, केकड़ी, टोक और लास्ट में सवाई माधोपुर, लास्ट में सवाई माधोपुर होते हुए, सवाई माधोपुर होते हुए चंबल में मिल जाती है, लास्ट में सवाई माधोपुर चलते हुए चंबल में मिल जाती है। तो राजस्थान के 7 जिलों में बहती है। पहला जिला राजसमंद, दूसरा चित्तौड़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा शाहपुरा, पांचवा केकड़ी, छठा टोक और सातवां सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर बहते हुए लास्ट में चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 7 जिलों में बहती है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या है? राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2010 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? किस वर्ष हुई है? तो 2019 में हुई है। कब हुई है? 2019 में हुई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब लॉन्च की गई है? कब लागू की गई है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना? 2 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2013, 7 अप्रैल 2013 या 1 मई 2013? कब की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 2013 को। 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लागू की गई थी, आरंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्राप्त की जाती है? दोस्तों अगर इसकी पात्रता की बात करें अपन, अगर इसकी पात्रता की बात करें तो कौन हो जाएगी इसमें पात्रता में? एसटी, एससी प्लस अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक महिला परिवार, अल्पसंख्यक महिला परिवार इसकी पात्रता में एलिजिबल है। कौन इसकी पात्रता के लायक है ना? कौन है? एसटी, एससी, अल्पसंख्यक महिला, जो कौन से कन्यादान योजना की योग्यता के एलिजिबल रखती है ना? तो क्या हो जाएगा इसमें? कन्यादान योजना के लिए सहायता प्रदान करती है। कितनी सहायता प्रदान करती है? 1 लाख रुपए, 65,000, 31,000 या 21,000 रुपए? कितनी सहायता प्रदान करती है? 31,000 रुपए प्रदान करती है। कितनी? कन्यादान के रूप में हथलेवा राशि, कौन सी राशि? हथलेवा राशि हो जाएगी 31,000 रुपए। कितनी राशि? 31। अगर कोई 10वीं पास है, अगर कोई 10वीं पास है तो उसे 41,000 रुपए मिलेंगे, यानी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर कोई स्नातक पास है, कोई अगर स्नातक पास है, अगर कोई लड़की स्नातक पास है, अगर कोई लड़की स्नातक पास है तो उसे 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी कन्यादान। 10वीं पास को 41,000 रुपए और स्नातक पास को 51,000 रुपए और अन्य लड़कियों को 31,000 रुपए कन्यादान योजना सहायता प्रदान की जाएगी। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 23, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी या टेरिकोटा की मूर्तियां? क्या हो जाएगा? तो जस्ते से बनी पानी की बोतल हो जाएगी बादला। जस्ते से बनी पानी की एक बोतल हो जाएगी बादला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पानी की एक बोतल है। प्रश्न नंबर 24, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? जो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गभरी, गेर, हाथी मन्ना या नेजा? क्या कहलाता है कि भीलों द्वारा गभरी पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मन्ना नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है? हाथी मन्ना नृत्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 क्या है? कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? सेवन घास का, दामन घास का, खस घास का या अंजन घास का? कौन सी घास का उपयोग किया जाता है? खस घास का उपयोग किया जाता है। खस घास का उपयोग किया जाता है। ये खस घास कहाँ प्राप्त की जाती है? ये खस घास अपने भरतपुर जिले में, भरतपुर में, डिंग में, टोक में और लास्ट में सवाई माधोपुर में हो जाएगा। भरतपुर, डिंग, टोक और सवाई माधोपुर में यह खस घास प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या है? जायका किस क्षेत्र का कार्य करती है? जायका किस क्षेत्र का कार्य करती है? मरु क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण, जल क्षेत्र आजीविका सुधार, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या सत्कार और पर्यटन क्षेत्र? तो जायका किस क्षेत्र से संबंधित है? जायका अपने क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी जल क्षेत्र आजीविका सुधार, जल क्षेत्र आजीविका सुधार इससे संबंधित है जायका। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 क्या है?
ब्रीचेस या ब्रिजेस, ब्रिजेस ब्रिजेस भी बोलते हैं इसे, ब्रीचेस या ब्रिजेस वस्त्र क्या है? ब्रिजेस अपन बोल सकते हो इसे, ब्रिजिस ब्रिजिस बोलते हैं। ब्रिजिस वस्त्र क्या है? पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र है, या महिलाओं का घाघरा है, या महिलाओं की ओढ़नी है, या महिलाओं के गले का आभूषण है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों ब्रिजिस? ये हो जाएगा पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र होता है। क्या होता है? पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र होता है। एक पैंट होती है, कौन सी पैंट होती है? चूड़ीदार पैंट होती है, चूड़ीदार पैंट होती है, चूड़ीदार पैंट होती है। कौन सी पैंट होती है? जो चूड़ीदार पैंट होती है, जो नीचे से तो चिपकी हुई होती है और ऊपर से खुली हुई होती है, जिसे हम जोधपुर में पहनी जाती है, अधिकतर राजपूत लड़के पहनते हैं, ब्रिजिस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 क्या है? टोटी, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कौन सा आभूषण? टोटी आभूषण। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक में, हाथ में, कलाई पर या कान पर? टोटी आभूषण, टोटी आभूषण किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में पहना जाता है दोस्तों। किस हिस्से में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कान। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या है? किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है? किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ विश्वविद्यालय राजस्थान, मुकुंदा हिल्स राजस्थान, या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का, या मेघामलय तमिलनाडु? कौन सा उद्यान हो जाएगा? तो कौन सा उद्यान हो जाएगा जिसे 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ विश्वविद्यालय अभ्यारण्य, रामगढ़ विश्वविद्यालय अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? विश्वविद्यालय अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये बूंदी जिले में है। रामगढ़ विश्वविद्यालय अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में है। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिकी क्षेत्र है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिकी क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, जयपुर? कौन से जिले में इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थित है? कौन से जिले में? कोटा जिले में जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिकी क्षेत्र स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? बस्सी गांव जयपुर, खेल गांव उदयपुर, पाल गांव जोधपुर, या रानीवाड़ा गांव जोधपुर में? कहाँ बनाया जा रहा है? तो एक खेल गांव उदयपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? खेल गांव उदयपुर में बनाया जा रहा है। 37वें प्रश्न नंबर 37 क्या? 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने जूडो खेल में स्वर्ण पदक जीता है? किस खिलाड़ी ने जूडो खेल में स्वर्ण पदक जीता है? सुभाष ने, नितिक जांगिड़ ने, सुनील जागड़ ने, या आराध्या चोपड़ा ने? किसने जीता है? आराध्या चोपड़ा ने जीता है, जूडो खेल में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 क्या है? प्रश्न नंबर 33, हाल ही में ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे 4, पीयूष चौधरी, मिताली कुमावत, प्रीति वाधवा, या श्वेता मेहता मोदी? किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष चौधरी। पीयूष चौधरी ने ब्यूटी पेजेंट एथलेटिक मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीयूष चौधरी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 क्या है? देश की सबसे उम्र दराज बाघिन H2, देश की सबसे उम्र दराज बाघिनी H2 राज्य के किस टाइगर रिजर्व में अभी रखी गई है? किसमें रखी गई है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर में, मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में, या रामगढ़ विश्वविद्यालय टाइगर रिजर्व बूंदी में, या सहिष्का टाइगर रिजर्व अलवर में? किसमें है अभी? तो ये हो जाएगा सहिष्का टाइगर रिजर्व अलवर में। कौन से में? सहिष्का टाइगर रिजर्व अलवर में है बाघिनी H2। दोस्तों ये प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 क्या है? प्रश्न नंबर 35 है, गुजरात के कौन से? गुजरात के सक्करबाग जू से बब्बर, शेर और शेरनी का जोड़ा राज्य के किस जैविक उद्यान में लाया गया है? गुजरात के सक्करबाग जू से बब्बर, शेर और शेरनी का जोड़ा राज्य के किस जैविक उद्यान में लाया गया है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, माचा सफारी पार्क जैविक उद्यान जोधपुर में, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में, या अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। कौन सा? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 क्या है?
मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, पैराथाइरोन, लाल ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 क्या है? किस कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती है? समान नहीं होती है। आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, वातावरण की विभिन्नता के कारण, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए प्लस बी दोनों ही आंसर सही है, ए प्लस बी दोनों ही आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों की वजह से माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? लोग जो किस बीमारी को कहते हैं? लोग जो, कौन सी बीमारी? लोग जो, लोग प्लस जो किस बीमारी को कहते हैं? किस बीमारी को कहते हैं? टिटनेस को, पोलियो को, रेबीज को, हेपेटाइटिस को, किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस को कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 क्या है? कपड़े से जंग के धब्बे स्याही हटाने में, कपड़े से जंग के धब्बे और स्याही हटाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के ऊपर जब स्याही के धब्बे लग जाते हैं तो उसे हटाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल? कौन सा अम्ल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। जो कपड़े पर जब धब्बे लग जाते हैं, स्याही के जब धब्बे लग जाते हैं उसे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल का? ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 क्या है? गोबर गैस में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? गोबर गैस में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 55%, बी 35%, या सी 2.4%, या डी 12.5%। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी 2.4% नाइट्रोजन पाई जाती है गोबर गैस में। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 क्या है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव गर्दी विधि, या यूरेनियम विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? तो हो जाएगी यूरेनियम विधि। कौन सी विधि? यूरेनियम विधि। यूरेनियम विधि के द्वारा आयु का निर्धारण किया जाता है। किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 क्या है? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? कौन सा अम्ल हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 क्या है? फेंदोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? फेंदोमीटर द्वारा मापा जाता है। समुद्र की दिशा, समुद्र की गहराई, भूकंप की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे मापा जाता है? फेंदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? समुद्र की गहराई को। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 क्या है? प्रश्न नंबर 44 है कि रबड़ के वर्णीकरण में उपयोग किया जाता है। रबड़ के वर्णीकरण में उपयोग किया जाता है फास्फोरस का, सल्फर का, अमोनिया का, या उपरोक्त सभी का। किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों सल्फर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सल्फर का उपयोग किया जाता है रबड़ के वर्णीकरण में। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 क्या है? प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? कान, मस्तिष्क, आंख या पेट? कौन सा अंग प्रभावित करता है? यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कौन को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। दोस्तों अगर हमारे द्वारा लाए गए ये 50 प्रश्न या अभ्यास प्रश्न अगर आपकी सफलता का आधार बनते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। और जो दोस्त हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े अभी तक, वो दोस्त हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि हम इन्हीं 50 प्रश्नों की PDF हमेशा वहां पर उपलब्ध कराते हैं ताकि आप उन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी रिविजन कर सकें। बढ़ते हैं प्रश्न 46 की ओर। बढ़ते हैं प्रश्न 46 की ओर। सीता है क्या है? सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए? 20% अंक प्राप्त किए हैं, और वह 72 अंक से फेल हो गई। कितने अंक से फेल हो गई? 72 अंक से फेल हो गई। यदि
परीक्षा का उत्तीर्णांक, यानी उत्तीर्णांक कितना 30% है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। देखो दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जो प्रश्न होते हैं परसेंटेज, लाभ हानि, रेशियो, इन प्रश्नों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आधार पर किया करो, है ना। इनको हमेशा अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आधार पर करो। जैसे मान लेते सीता है, सीता ने क्या किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए, और 72 अंक से फेल हो गई, है ना। और यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30%, यानी प्रश्न में पूछा गया कि 20% अंक तो उसने सीता ने प्राप्त किए। सीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए ना। और जो पासिंग नंबर कितने हैं, जो पास होने के लिए कितने प्रतिशत लाने पड़ रहे हैं, पास होने के लिए 30% नंबर की जरूरत है, 30% नंबर की जरूरत है। जबकि सीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए, 10% कम अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत, 10% कम अंक प्राप्त किए। और 20% अंक प्राप्त किए सीता ने, और कितने अंक से फेल हो गई, 72 अंक से फेल हो गई। कितने अंक से फेल हो गई, ये 72 अंक से फेल हो गई। यानी ये जो 72 अंक है, यही तो 10% है, क्योंकि 20% तो सीता नंबर लेकर आ चुकी है, और 30% पासिंग नंबर है, और 72 अंक से फेल हो गई। तो ये जो 72 अंक है, यही 10% के बराबर है। तो कुल पूर्णांक की बात पूछी है, तो 72/10 इंटू 100, क्योंकि कुल पूर्णांक हमेशा 100 नंबर का होता है। एक जीरो से जो एक जीरो काटेंगे तो 72 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 720 अंक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। प्रश्न नंबर 47 क्या है, एक संख्या के 25%, एक संख्या के 25% उस संख्या के 30% के बीच का अंतर कितना है, 500 रुपए है। तो उस संख्या का 20% क्या होगा, उस संख्या का 20% क्या होगा। दोस्तों देखो, अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है जो कितनी 25% है, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हो, कोई संख्या है वो कितनी है, 25% है ना, 25% है। कोई संख्या है वो x है, अभी वो संख्या कितनी 25% है। और वही संख्या, दूसरी संख्या उसी संख्या के 30% के बराबर है। कितने, 30% के बराबर है। मतलब एक संख्या है जो 25% है और वही संख्या 30% है। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर दे रखा है, इन दोनों का जो अंतर दे रखा है ना, अंतर, वो अंतर कितना है, वही अंतर 500 रुपए। यानी मतलब कोई संख्या वो 25% और 30% का अंतर, यानी कोई संख्या है जिसका 25वां मान और 30वां मान, इन 25वां मान और 30वां मान का अंतर कितना है, 500 रुपए है, 500 रुपए है ना। तो उस संख्या का 20% क्या होगा, यानी जो 500 रुपए है ना, ये कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, ये 5% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 25 और 30 के बराबर 5% का अंतर है। तो 500/5 करते हैं, है ना, 500/5 करते हैं। वो अपन से पूछा कितना, 20% के बारे में पूछा है। कितने प्रतिशत के बारे में पूछा है, 20% के बारे में पूछा है। तो पहले अपन 100% वैल्यू निकाल देंगे। जब 5 की टेबल से 500 को काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 इंटू 100 करेंगे तो अपन को कितना प्राप्त होगा, 10,000 प्राप्त होगा। उस 10,000 में अपन को 20%, कुल वैल्यू तो 10,000 हो जाएगी दोस्तों, वह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। लेकिन अपन को 20% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। 1,000 जब 100 इंटू 20 करोगे तो अपन को कितना आ जाएगा, 2,000 मिल जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वह वैल्यू हो जाएगी 2,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,000। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कि 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात करो। जैसे कि दोस्तों इस सवाल को मैं करता हूँ, देखो सुनना, 25 वस्तु है ना, यानी अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपए से कितने, 100 रुपए से अगर 25 वस्तु खरीदता हूँ, 100 रुपए से मैं 25 वस्तु खरीदता हूँ, 100 रुपए से मैं अगर 25 वस्तु खरीदता हूँ, है ना। और 100 रुपए में अगर 20 वस्तु में बेचता हूँ, क्या है, अगर मैं 100 रुपए में 20 वस्तु बेचता हूँ, प्रश्न में यही तो बोला है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तु का क्रय मूल्य और 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों क्या, ये बराबर है, ये दोनों क्या बराबर है। यानी अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए से 25 वस्तु खरीदता हूँ और 100 रुपए में 25 वस्तु बेचता हूँ, है ना, तो मेरे को कितना फायदा होगा, मेरे को 5 वस्तु का फायदा होगा। कितना फायदा होगा, 5 वस्तु का फायदा होगा। मैंने बेची कितनी, खरीदी तो 25, लेकिन बेची कितनी, 20 वस्तु बेची है। तो जो अपनी वस्तु जाती है वो नीचे आ जाएगी, इंटू 100 आ जाएगा। जब 5 की टेबल से 20 को काटेंगे 4 बार और 4 की टेबल से 100 को काटेंगे तो कितना रहेगा, 25% लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 में। प्रश्न नंबर 49 क्या है, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, कितने, 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है,
तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 1190 में अगर अपन बेचते हैं तो 30% की हानि होती है, यानी 30% हानि पर अगर अपन बेचते हैं तो अपन को 1190 रुपए प्राप्त होते हैं, है ना। अगर 30% हानि पर अपन बेचते हैं, 30% हानि पर बेचते हैं अपन को कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 1190 रुपए प्राप्त होते हैं। तो अपन उसे कितने, तो वो वस्तु किसके बराबर है, वो 70% वस्तु की वैल्यू है, यानी जो 1190 ना ये 70% वस्तु की वैल्यू है। तो 100% क्या हो जाएगी, जब एक जीरो से एक जीरो को अपन काटेंगे और 7 की टेबल से 119 को काटते हैं, 7 एकम 7 और कितना बचा, 4 बचा, तो 7 और 7 49, है ना। और 17 इंटू जब 100 करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। प्रश्न सुनना दोस्तों, जब 1190 रुपए में तो इसी वस्तु को अपन बेचते हैं 30% की हानि होती है, यानी 30% की हानि हो रही है, उसको मैं अगर बेचता हूँ 1190 में, तो 1190 क्या है, 70% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अपने पास कोई वस्तु 100% कोई वस्तु की वैल्यू है। अगर मैं उसे 30% की हानि पर बेचता हूँ तो बचा कितना, 70%, और 70% की वैल्यू कितनी, 1190 रुपए है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 1190 बटा 70 इंटू 100, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1700। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर से किस वर्ष से धन कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। देखो दोस्तों, प्रश्न पूछा है क्या, गणना अपन को करनी है साधारण ब्याज पर। गणना किस पे करनी है, साधारण ब्याज पर करनी है। साधारण ब्याज पर अपन को गणना करनी है। कौन से ब्याज पर करना है, साधारण ब्याज पर। अब इसका फॉर्मूला पूछे, इसका अगर दर का पूछा है कि अपन को दर पूछे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 इंटू मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। ना अपने पास ब्याज है ना अपने पास मूलधन है, सिर्फ अपने पास क्या है, समय है, और ज्ञात करनी अपन को दर, है ना। मान लेता हूं मेरे पास कोई वस्तु है, मान लेता हूं मेरे पास कितने रुपए, 100 रुपए है। मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। 100 रुपए 8 वर्ष में दुगुने हो जाते हैं, यानी 8 वर्ष में दुगुने हो जाते हैं, यानी 100 रुपए कितने हो जाएंगे, 200 रुपए हो जाएंगे। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में दुगुने हो जाएंगे। तो इनका अंतर होगा ना, कितना होगा अंतर, ये 100 रुपए, यही तो मेरा ब्याज होगा। अगर मैं किसी को 100 रुपए उधार देता हूँ और 8 साल बाद में उसे 200 रुपए लेता हूँ, तो मुझे कितने का फायदा होगा, 100 रुपए का फायदा होगा। लेकिन वो 100 रुपए क्या है, मेरा प्रॉफिट नहीं, वो मेरा ब्याज है। प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे तो वो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अपन को क्या ऐसे ही नहीं ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये जो 100 रुपए ना, ये मेरा क्या ब्याज है ना। तो प्रिंसिपल मैंने कितना उधार दिया, उसे 100 रुपए उधार दिया, ये मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल। मेरे को कितना रिसीव हुआ, 200 रुपए रिसीव हुआ, ये मेरा हो जाएगा मिश्र धन। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं अपन को क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कितना है, 100 रुपए। अब इस वैल्यू को पुटअप कर लो फॉर्मूले में, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 100 से 100 गया, और जब 8 की टेबल से 100 को काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12.50% प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 12.50%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे रखा है, और इस वीडियो की पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।